हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। बच्चा हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा सबसे बड़ी बात ये कि अब आप लोगों का टाइम टेबल आ गया है, ठीक है। तो 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। आप लोग एकदम जोर शोर से पढ़ाई अब से स्टार्ट करिए। अभी तक तो आप लोगों ने किया, बट अब कैसे करना है, टाइम टेबल के हिसाब से करना है। टाइम टेबल आप लोग देख लिए हैं, पता भी चल गया है कि हर पेपर में कितनी गैपिंग है, उस हिसाब से आप लोग अब स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं वो पूछिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए। मतलब जो भी आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग बेहिचक पूछिए। मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अगर जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या जिस टॉपिक से आप लोग को प्रॉब्लम है, आप लोग बेटा प्लीज बिना डरे बिना कुछ किए जरूर हमसे पूछा करिए, मैं जरूर बताऊंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती, आप लोग एक नहीं 4 बार पूछो, 4 बार चीजों को बताया जाएगा। 10 बार पूछो, 10 बार चीजों को समझाया जाएगा। लेकिन सबका बस एक ही निचोड़ है कि एग्जाम में आप लोगों का 95+ आना चाहिए, ठीक है। हम लोग जब रेडी हैं आप लोग के साथ मेहनत करने के लिए, तो बच्चा आप लोग भी रेडी रहो उतने नंबर पाने के लिए, ठीक है। तो बेटा और सबसे बड़ी ये बात है कि आप लोगों का पेपर होली से पहले खत्म भी हो जाएगा। ये भी खुशी की बात है कि बीच में पता है जब हम लोग पढ़ते थे उस समय जब टाइम टेबल आता था तो हम लोग एक बार ये जरूर सोचते थे, पहले टाइम टेबल ऐसे ही आता था, मतलब 3-4 पेपर हुए, बीच में होली, उसके बाद पेपर, मतलब फेस्टिवल एकदम बेकार हो जाता था। एकदम फेस्टिवल में कोई उत्साह रहता ही नहीं था। और अब तो बहुत अच्छा हो गया कि आप लोगों का पेपर फरवरी से अब आ गया, जो नियम की फरवरी में ही एग्जाम हो जाएगा, मार्च तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। नहीं पहले बोर्ड का पेपर 1-1, 1.5 महीने, 2-2 महीने चलता था, है ना। तो बहुत, मैं तो कल देखी टाइम टेबल तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों को बहुत अच्छा ये है कि फेस्टिवल से पहले खत्म हो जा रहा है, और उतना ही आप लोग मेहनत करिए बच्चा, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के 50 बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। हिंदी के 50 बहुविकल्पी प्रश्न, जितना भी आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ लो उतना कम है, ठीक है, उतना कम है, क्योंकि आप लोगों को 20 नंबर स्कोर करना है। ये फ्री का नंबर है, 20 नंबर फ्री का है, सिर्फ उसमें एक बार समझ के उसको टिक ही करना है। तो ये फ्री का है, बस उसको आप लोग पढ़ते चलिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखिए। अब ऐसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, और क्वेश्चन रहेगा कि जो कथन है उसमें से एक कथन सही है, आप लोग उसको करेक्ट करिए, ठीक है। पता है बेटा ये चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ये लगता है ना कि चारों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जैसे किस राइटर के नेम है या तो फिर किस काल के कवि हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। ऐसे पूछे तो एक बार सोचा भी जा सके, बट ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा लगता है कि पूरा ही सही है, सारा सही है। लेकिन बेटा उसमें से भी, इन चारों में से भी एक ही सही है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक कथन सही है, उसमें से हमें चूज करना है, चुनना है, मतलब टिक करना है। तो पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, ये तो गलत है। रामचंद्र शुक्ल एक कवि है, ये गलत है। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, ये भी गलत है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, और झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं, ये भी गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? करेक्ट ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है कि उपन्यास गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब यहां पर भी एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। जैनेंद्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं।
ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब ममता आप ही लोग के चैप्टर की बुक है, मतलब आप ही लोग के बुक का एक चैप्टर है, ठीक है। ममता कहानी आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग के बुक का चैप्टर है, उसके राइटर भी आप लोग जानते हो। तो ये बताओ कि ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं? नहीं है ना। तो बच्चा ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं, ये भी गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? प्रबंध पारिजात के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ठीक है। प्रबंध पारिजात के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। आगे बढ़े। तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ये वाले क्वेश्चन में ज्यादा ऐड की हूं बेटा, 4 से 5 क्वेश्चन ये आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है उसको मैं ज्यादा ऐड करूंगी किसी भी क्लास में, ठीक है, ताकि आप लोग के जो डाउट है वो बाहर निकल के आए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये तो गलत है। क्या लिखूं कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं? अब ये बताइए क्या लिखूं, ये भी आप ही के बुक का एक चैप्टर है कि नहीं? क्या लिखूं, ये भी आपकी बुक का एक चैप्टर है, तो इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये भी गलत है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, या तो फिर मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बच्चा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध रचना है। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से, ये भी है फिर से वही कथन वाले प्रश्न है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, या अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो बच्चा यही ऑप्शन हमारा सही है कि अजंता के जो लेखक हैं वे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। आगे बढ़े। आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र या तो फिर दिनकर। तो आकाशदीप के लेखक कौन है बच्चा? आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन सी है? मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस और सरस्वती। तो प्रेमचंद्र का संपादित कौन सा है? मर्यादा और हंस, ये उनकी पत्रिकाएं हैं। भारत दुर्दशा रचना है, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, भूषण या फिर राम सहाय शर्मा की। तो बेटा ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। फिर आते हैं, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा और सच किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो बेटा झूठा और सच उपन्यास विधा की रचना है। झूठा और सच जो है वो उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग वैतरणी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हो जाएगा परीक्षा गुरु, ठीक है, परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम कहानी है। अब ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक में पूछ रहा है प्रथम उपन्यास, तो जब प्रथम उपन्यास पूछे तो परीक्षा गुरु है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। प्रथम उपन्यास पूछे तो परीक्षा गुरु, और प्रथम कहानी पूछे तो इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है बेटा? इंदुमती, ठीक है। अनामिका के रचयिता हैं, अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या अज्ञेय। तो बेटा अनामिका के रचयिता हैं निराला,
ठीक है, ये भी है, कथन वाले ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें से कौन सा कथन सही है उसे पहचानना है आप लोगों को। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है। तितली कहानी विधा की रचना, ये तो गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये तो सही है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चलिए आप लोग बताते रहिएगा कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किया है, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, ये तो गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी गलत है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी गलत है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ये तो सही है ना कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं। त्याग पत्र के लेखक का नाम है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो क्या हो जाएगा बेटा? त्याग पत्र है जैनेन्द्र कुमार का, ठीक है। गबन विधा है, गबन की विधा है क्या? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तो बेटा गबन हो जाएगा, ये एक उपन्यास है, ठीक है। आइए इसमें कंकाल के लेखक हैं, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, निराला। तो बेटा कंकाल है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल या तो फिर राजेंद्र यादव। तो बेटा पंच परमेश्वर इसके कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय। तो बेटा ये हो जाएगा अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। फिर आ जाता है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत जो दुर्दशा है वो किस विधा की रचना है बेटा? तो जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी। तो भारत दुर्दशा बच्चा है एकांकी है, ठीक है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? सेवा सदन जैनेन्द्र, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र। तो कौन हो जाएगा? प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? यात्रा की जब बातें करें, यात्रा साहित्यकार पूछे, राहुल संकृतायन एकदम आंख बंद करके आप लोग लगा दिया करिए, ठीक है। जब भी कभी यात्रा की बातें पूछे, राहुल संकृतायन एकदम आंख बंद करके लगा दिया करिए, आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। कौन है बच्चा? ये हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल, ठीक। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्लोत्तर युग या शुक्ल युग के हैं? किस युग के हैं? ये हैं भारतेंदु युग के, ठीक है बच्चा। आगे बढ़े। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव जो हैं वो एक इंटरव्यू के लेखक हैं, किसके हैं? राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, देवेंद्र सत्यासी, प्रभाकर माचवे। तो ये बच्चा हो जाएगा राजेंद्र यादव, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, किसकी विधा है? जीवनी, भेंट वार्ता, नाटक, संस्मरण। तो बेटा स्मृति की रेखाएं संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण है।
शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं रामचरण गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, दौलत राम और धर्मवीर भारती। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बेटा। कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है। तितली कृति की विधा है। तितली किसकी है? कहानी, जीवनी, उपन्यास या तो फिर नाटक, किसकी है? तितली। देखो ये यहाँ पे बन गया तितली कृति, किस विधा की रचना है? तो कि तितली उपन्यास पे उड़ी। तितली कहाँ उड़ी? तितली उपन्यास पर उड़ी। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है कौन? तितली उपन्यास पर उड़ी। रामचंद्रिका के रचयिता है राम चंद्रिका के रचयिता है तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो राम मतलब विष्णु भगवान के ही अवतार राम है। ठीक है, और विष्णु भगवान को ही लोग केशव भी बोलते हैं ना। आप लोगों ने कभी सीरियल वगैरह में कहीं भी देखा होगा, तो विष्णु भगवान को केशव भी बोला जाता है। तो रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास। वेरी सिंपल। ठीक है बच्चा, जहां मुझे लग रहा है कि सिंपल वे में है वहां मैं बता दे रही हूं। आंसू के रचनाकार हैं आंसू, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। बच्चा ये है जयशंकर प्रसाद। आंसू शंकर आंसू। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। 30 दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बेटा दीपशिखा है महादेवी वर्मा का। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? परिमल, ठीक है, रश्मि बंद, स्वर्ण धूलि, पल्लव। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? परिमल जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। आगे अज्ञेय की रचना है हरि घास पर क्षण भर, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार। तो बच्चा अज्ञेय की रचना है हरि घास पर क्षण भर। ठीक है, हरि घास पर क्षण भर। समझ में आ रहा है बेटा? कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई डाउट हो, प्लीज आप लोग बोलते रहिए। कबीर ने लिखी है। कबीर ने क्या लिखी है? सूक्तियां लिखी है, कविताएं लिखी है, साखी लिखी है कि कहानियां लिखी है? कबीर ने क्या लिखा है? फटाफट बताते रहिए, फटाफट आप लोग बताते रहिए कि कबीर ने क्या चीजें लिखी है। कबीर ने क्या लिखा है? तो कबीर ने साखी लिखा है ना, कबीर का साखी। वैदेही वनवास के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामचरित उपाध्याय या तो फिर सिया राम शरण गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है। दिनकर की रचना है वीणा, पल्लव, सीपी और शंख, रुक्मणी परिणय। तो बेटा दिनकर की रचना यही है, सीपी और शंख। ठीक है, आगे बढ़े। 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है, 50 क्वेश्चन ही हिंदी में लाना है। ठीक है, इससे पहले एक क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे, अभी 100 क्वेश्चन बाकी है। 200 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, हिंदी पूरा फिनिश। ठीक है, अभी तो ये गद्य और काव्य से है। 50 क्वेश्चन में पूरे ग्रामर से लाऊंगी, रस छंद अलंकार उसमें रहेगा, पूरा ग्रामर रहेगा। 50 क्वेश्चन उसमें से देखेंगे, हो सकता है 100 क्वेश्चन का भी वो सीरीज में कर दूं। ठीक है, यहां तक की चीजें अगर आप लोग को क्लियर है तो ग्रामर से आप लोग जरूर बताइएगा बच्चा। यहां तक की पूरी चीजें अगर आप लोग को क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्लास जो 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी लाना है वो मैं ग्रामर से ला दूंगी। ठीक है, ताकि ग्रामर से भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर होते हैं। ग्रामर तो वैसे मैंने बहुत अच्छा आप लोग को समझाया है, अगर सब लोग समझाओगे तो बहुत अच्छे से आप लोग कर लोगे। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगी। शारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो,
विसल देव रासो। तो बेटा ये हो जाएगा हमीर रासो, ठीक है, ये हो जाएगा हमीर रासो। बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। किस युग के कवि हैं बिहारी? तो ये रीतिकाल के कवि हैं। हिंदी में भी बच्चा आप लोगों का रस, छंद, अलंकार ये हो चुका है, ठीक है। रस हो गया, रस, छंद, अलंकार, समास भी हो गया, तद्भव तत्सम भी हो गया, ठीक है। ग्रामर आप लोग का करीब करीब कंप्लीट ही हो चुका है। ग्रामर में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये नहीं कि टाइम टेबल आ गया और आप लोग बिल्कुल टेंशन में बैठ जाओ, अरे 22 तारीख से पेपर है, क्या करना है, बिल्कुल नहीं। अपने माइंड को एकदम फ्री रखिए, जितना आप लोग माइंड को फ्री रखेंगे उतनी चीजें कवर होगी। बहुत से बच्चे ऐसा होता है ना, टाइम टेबल आने के बाद डरने लगते हैं, ठीक है। तो डर से चीजें क्या होती है, डर से मतलब आप लोग इतने दिन की तैयारी डर से भूल जाओगे, इसलिए कोई भी डरो मत, डर के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, किसके? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी। तो किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध। और ये भी मत करिएगा बच्चा कि आप लोगों का टाइम टेबल आ गया तो आप लोग पूरी रात भर जग के पढ़िए, बिल्कुल नहीं। जितना आप लोग पढ़ते हैं उसमें बस 1-2 घंटा, 2-3 घंटा बढ़ाना है तो बढ़ा लो, बल्कि ठीक है, लेकिन आप लोग प्रॉपर नींद सोइएगा, ठीक है। ये नहीं कि दिन भर सोए रहिए, रात भर सोए रहिए, पढ़िए मत, ये नहीं है। मतलब थोड़ा सा माइंड को भी रेस्ट चाहता है। रीतिकाल की रचना है, क्या है? रीति, रामचरितमानस, प्रिय प्रनस, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो ये रीतिकाल की रचना क्या है? रामचंद्रिका है, ठीक है। रीतिकाल की रचना रामचंद्रिका है। रीतिकालीन कवि हैं, कौन है? केदार भट्ट, जायसी, पद्याकर, कृष्णदास। तो रीतिकालीन कवि कौन है बताइए फटाफट? केदार भट्ट, जायसी, पद्याकर, कृष्णदास। कौन है? पद्याकर। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी अलमारी का नाम तो सबने सुना होगा ना, त्रिवेणी की अलमारी बड़ी अच्छी आती है ना, त्रिवेणी अलमारी बहुत अच्छी आती है। तो त्रिवेणी की आलोचना करो, त्रिवेणी की क्या करो? त्रिवेणी की आलोचना करो। त्रिवेणी आलोचना विधा की रचना है, आलोचना करेंगे ना हम त्रिवेणी की, ठीक है। विचार विधि किसका निबंध संग्रह है? अब विचार विधि आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एकदम आंख बंद करके टिक करिए, ठीक है बच्चा। मित्रता, ये भी वेरी सिंपल है, आप लोग के बुक का ही चैप्टर है। मित्रता के राइटर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस प्रॉपर आप लोग क्लास अटेंड करते रहिए, सारी चीजें आप लोग का बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कितना अच्छा होगा, ठीक है। बस आप लोग पढ़ाई जैसे कंटिन्यू कर रहे हो बस वैसे करते रहिए। बस एक जहां पे एक डाउट कहीं भी हो, ठीक है, अगर क्लास चल रहा है उस समय कोई डाउट है पूछ लो। अगर अपने से सेल्फ बैठे हो रिवीजन करने के लिए किसी चैप्टर का, अगर उसमें से डाउट निकल के आ रहा है तो आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लीजिए कि इस चैप्टर से ये डाउट है। फिर जब क्लास चले आप लोग उस क्लास में जो भी आप लोग के डाउट है उसको पूछ लिया करिए, ठीक है। प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य क्या है? महाकाव्य का नाम है, सॉरी देखने लगे। प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम क्या है? कामायनी, आंसू, झरना, कानन, कुसुम। तो प्रसाद जी द्वारा कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं बताइए, फटाफट बताते रहिए। कौन सा है? आंसू है, कामायनी है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा। गंगा लहरी रचना है पद्याकर की, बिहारी की, मतीराम की, भूषण की। तो गंगा लहरी बच्चा रचना है पद्याकर की। भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो भूषण है बेटा रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण
रीतिकाल के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, कौन है? बिहारी माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास ठाकुर। कौन है? फटाफट सोच के बताइए आप लोग, फटाफट बताते रहिए, फटाफट बताते रहिए। कौन है? रीतिबद्ध काव्य के कवि भिखारी दास है। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है, जो रामचरितमानस तुलसी जी द्वारा रामचरितमानस जो लिखा गया है उसमें जितने भी कांड हैं, ठीक है, कांडों की संख्या कितनी है? 8, 7, 9, 6, ठीक, 6, तो कितनी है? 7 कांड है उसमें। सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? जायसी, रैदास, तुलसी, नानक। तो सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? जायसी हैं। परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। परमाल रासो किस काव्य की रचना है? फटाफट बताते रहिए बच्चा। ये है आदिकाल की रचना है, ठीक है, आदिकाल की रचना है, ठीक है बच्चा। पूर्ण जीवन परिचय। हम यहाँ पे आज की क्लास में बेटा काव्य से भी गद्य से भी जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है आज की क्लास में आप लोगों को वो सभी करने हैं, क्योंकि बेटा जब आप लोग जीवन परिचय, एक कवि की, एक लेखक की जीवन की एक क्या होती है? एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, बस उसको आप लोग कहानी की तरह सुनिए, समझिए, उसके बाद अपने मन से लिख डालिए, ठीक है बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज हम लोग पहला पढ़ते हैं, पहली जीवनी है राजेंद्र प्रसाद की। आप लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा, ठीक है, इनका नाम सुना भी होगा बेटा। ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, ठीक है, कि मतलब ये देश की स्वतंत्रता में भी इनका जो है वो बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है बेटा। तो हम लोग देखते हैं इनका जन्म। आप लोग से बार बार मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि बेटा ऐसे फ्लो चार्ट आप लोग एग्जाम में जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर को अगर कहीं किसी मिस्टेक पे एक नंबर काटना भी होगा ना, तो ये फ्लो चार्ट देख के आप लोगों को एक नंबर ऐसे फ्री में दे देगा, ठीक है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर कब हुआ था बेटा इनका जन्म? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। स्थान जीरादेई, छपरा में हुआ था। छपरा में एक प्लेस है जीरादेई, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? महादेव सहाय। मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1963 ईस्वी में। ये भारत के राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न से अलंकृत भी रहे। ये क्या है? ये भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे। और इनको पता है सबसे बड़ी बात ये कि इनको भारत रत्न की उपाधि भी मिली थी। संपादन इन्होंने देश पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है बच्चा, इन्होंने देश पत्रिका का संपादन किया था। आप लोग जब फ्लो चार्ट बनाना है ना बेटा, तो ऐसे एक बॉक्स बना लेना। यहाँ पे बॉक्स लग रहा है, पीपीटी वाले सर नहीं बनाए हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे आप लोग एक बॉक्स बना लोगे, छोटा सा, इतने प्लेस में आप लोग की कॉपी में बन जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, नंबर भी सही मिलेगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इनकी जीवनी। ऐसे आप लोग जीवन परिचय डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से, फिर ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में, या 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इनका जो परिवार था बेटा, वो लोग खेती करते थे, कृषक थे, और मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे कृषक थे, ये बहुत मतलब जाने माने, होता है ना कि बहुत बड़े, जिनके क्या बहुत बड़े कृषक होते हैं, किसान होते हैं,
वो अच्छे मतलब घराने से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ये कोई भी एग्जाम देते थे, मतलब पढ़ने में इतने अच्छे थे कि ये हमेशा प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। मतलब इन्होंने एजुकेशन के बाद इन्होंने एलएलबी किया हुआ था। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने एलएलबी किया हुआ था, तो इन्होंने वकालत भी किया। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। मतलब ये राष्ट्र सेवा की ओर ज्यादा अग्रसित थे कि राष्ट्र सेवा पे ये ज्यादा फोकस करते थे। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। चंपारण का आंदोलन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो जो चंपारण का आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया था उसकी अगुवाई, तो उसमें जो राजेंद्र प्रसाद है इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, एक राजनेता भी थे और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जब ये वकालत कर रहे थे और गांधी जी के आदर्शों से, गांधी जी की बातों से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने वकालत का काम छोड़ दिया और इनके दिमाग में आ गया कि हम अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराएंगे। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। अब जाहिर सी बात है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदेगा वो जेल जरूर जाएगा, क्योंकि अंग्रेज उसे बाहर रहने नहीं देंगे। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जाता। मतलब कहीं भी अगर कोई भी जनता परेशान होती थी तो इतने अच्छे थे कि ये खुद वहां पे स्वयं चले जाते थे वहां पर मदद करने के लिए। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में ये ज्यादा बिलीव करते थे। सादा जीवन उच्च विचार। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। मतलब ये इतने अच्छे थे, इनकी मतलब ये जनता के लिए इतने उदार थे कि सारी चीजें देख के, इतने ऑनेस्ट भी थे कि सारी चीजें देखते हुए इनको क्या बनाया गया, इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। इस पद को ये सन 1952 से 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानता के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 ईस्वी में इनको क्या किया, अलंकृत किया। मतलब इनका कार्य, भारत रत्न की जो उपाधि है बच्चा, यूं ही किसी को नहीं दी जाती। ये जरूर आप लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी आप लोग जान लो कि ये जरूर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तभी इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। जीवन भर राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। मतलब इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। रचनाएं, अब इनकी रचनाएं देख लेते कौन से है। चंपारण में महात्मा गांधी, बाबू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र इनकी प्रमुख रचनाएं। ये रचनाएं बच्चा, रचनाएं आप लोग जरूर पढ़िएगा, रचनाएं जरूर आता है। साहित्य में स्थान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, जिसमें जितना पॉइंट है जीवन परिचय लिख दिया। ठीक है, जीवन परिचय, उसके बाद उनकी रचनाएं, साहित्य में स्थान। अब हम आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगर इसमें एक पॉइंट नहीं है भाषा शैली, तो आप लोग चाहो तो इसमें एक पॉइंट बढ़ा सकते हो। भाषा शैली, तो इन्होंने किस भाषा शैली का प्रयोग किया, एक लाइन बढ़ा सकते हो कि ये अपने जैसे संस्कृत निष्ठ शब्दों का या तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया था अपनी भाषा में। अगर आप लोग को पॉइंट बढ़ाना होगा तो एक आध पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देख लीजिए इनका डायग्राम।
कैसे ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इनका भी हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाया। जन्म 1884 ईस्वी में, मृत्यु 1941 ईस्वी में। पिता चंद्रवली शुक्ल, ठीक है, पिता चंद्रवली शुक्ल, स्थान बस्ती जिले के अगुना ग्राम में। प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर। कार्य आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि और विचार विथि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जीवन परिचय इनका। आचार्य हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। वो विदुषी थी और एक बहुत धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ पाए। गणित में ये बहुत वीक थे, जिसकी वजह से इनका जो पढ़ाई है वो आगे नहीं हो पाया। इन्होंने FA की शिक्षा इलाहाबाद से की थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। जब इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, तो भाई जब पढ़ाई छूट गई तो जीवन यापन के लिए कमाना भी तो जरूरी है। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। नौकरी मिली थी जरूर, लेकिन इनको उसमें रुचि नहीं थी। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी में नागरी प्रचारणी सभा में सम्मान पूर्वक बुलाया गया। मतलब श्याम सुंदर दास का हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए इनको काशी के नागरी प्रचारणी सभा में बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। 19 वर्ष तक, 1-2 वर्ष नहीं बेटा, 19 वर्ष, एक कम 20 वर्ष तक, ठीक है। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। पहले ये गए थे श्याम सुंदर दास की मदद करने के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वहां पे पढ़ा रहे थे और जब श्याम सुंदर दास जी अवकाश प्राप्त कर लिए, तो वो यहाँ पर ये विभाग के क्या हो गए, अध्यक्ष, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में हमेशा के लिए इस पृथ्वी से विदा हो गया। ठीक है बच्चा, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। बहुत इजी वे में है, सुनते रहिए, सुनने से भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। चिंतामणि, विचार विथि, आलोचना, रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन, झांसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन इन्होंने किया था। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट ऐसे आप लोग लिख के नाम लिखते रहना। भाषा शैली, शुक्ल जी की भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, जो इनकी रचनाएं हैं उनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। इनकी शैली विवेचनात्मक व संयत है। साहित्य में स्थान, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को क्या कहा जाता है, शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य में स्थान बेटा आप लोग
अपने मन से भी 2-3 लाइन बना के उसमें लिख सकते हो। ठीक है बच्चा। अब हम आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद की। आप लोग घबराइएगा मत, 3-4 जीवनी देता है गद्य से काव्य से, मतलब 3 या 4 गद्य से देगा जिसमें से 1 लिखना रहेगा, 3 या 4 काव्य से देगा जिसमें से 1 लिखना रहेगा, और हाँ रचनाएं जरूर देता है। इसलिए आप लोग किसी भी राइटर की जीवनी अगर याद कर रहे हो तो उसकी 1-2 रचनाएं जरूर याद करना। ठीक है बच्चा। चलिए जयशंकर प्रसाद, नाम है जयशंकर प्रसाद, जन्म है सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है श्री देवी प्रसाद और शैक्षिक योग्यता है अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत का स्वाध्याय। लेखन है काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध, मतलब इन्होंने काव्य में भी रचनाएं की हैं। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। बेटा ये जो जयशंकर प्रसाद हैं ये इन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्टों को सहा है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्टों को सहा है बेटा। इतने कष्ट भगवान किसी दुश्मन को भी न दे जितने कष्ट इन्होंने अपने जीवन में सहा है। देखिए प्रसाद जी का जन्म काशी के सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। पिताजी का नाम देवी प्रसाद। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। पता है ये जब छोटे थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। बच्चा जैसा भी हो लेकिन कभी किसी के माता पिता की मृत्यु ना हो, नहीं तो फिर वो घर बर्बाद हो जाता है, वो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। वैसे बेटा ये जो थे वैसे ये भी इनके जब माता पिता एक्सपायर हो गए तो इनके जो बड़े भाई थे, ठीक है, बड़े भाई के ऊपर कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ गई। इनको पढ़ाना, इनके भाई थे उनको पढ़ाना, ठीक है, सारी चीजें इनके भाई के ऊपर आ गई। कुछ साल इनके भाई भी जीवित रहे लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि इनका सर्वप्रथम इनका नाम किंग्स कॉलेज में लिखाया गया किंतु वहां इनका मन नहीं लगा। घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई जो हैं, ठीक है, बड़े भाई शंभुनाथ जी भी चल बसे। पहले इनका एडमिशन कहाँ गया, किंग्स कॉलेज में कराया गया, लेकिन वहां पर भी इनका पढ़ने में मन नहीं लगा तो टीचर से ये घर पर ही पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद जो इनके बड़े भाई थे शंभुनाथ, वो भी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। अब जब बड़ा भाई मर गया बच्चा तो इनको मतलब इनके घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। इन्होंने 3 शादियां की थी किंतु तीनों ही पत्नियों पत ये ना है, ठीक है, तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। आप सोचिए इन्होंने 3 शादी किया था लेकिन एक भी शादी इनकी जो है वो सक्सेस नहीं हो पाई। 3 शादी किए, तीनों ही पत्नी 1 बाय 1 करके एक्सपायर हो गई। अब तीनों पत्नी के एक्सपायर होने के बाद जो इनका छोटा भाई था वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अब बच्चा आप लोग ही बताओ, जिसके घर में पूरा परिवार ही बिखर गया, कोई नहीं है, तो सोच लो वो कैसे, मतलब सिर्फ शरीर उसका रहेगा, आत्मा न उसकी रहेगी न मन उसका रहेगा, सिर्फ एक शरीर का ढांचा खड़ा रहेगा। वही हुआ किसके साथ, जयशंकर प्रसाद के साथ। इन सभी आकस्मिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए थे। संघर्षों और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। सोच लीजिए ये कितने मतलब अंदर से बेटा कितने ये स्ट्रांग रहे होंगे कि मतलब घर में इतनी मृत्यु हो गई फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को कुछ न कुछ योगदान जरूर दिया है। इसीलिए आज हम लोग इनकी जीवनी को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्यों, क्योंकि इन्होंने हिंदी जगत को अमूल्य निधि दी है, योगदान दिया है, तभी तो हम लोग इनकी जीवनी पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं हम लोगों की जीवनी पढ़ने को मिलती है। हाँ
हम लोगों की जीवनी पढ़ने को क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम लोग वैसा काम नहीं किए। लेकिन इतने कष्टों के बाद रहते हुए भी इन्होंने सोचिए कि हिंदी साहित्य को कितना अमूल्य निधि दिया है, कितनी रचनाएं दी हैं कि उसकी वजह से आज हम लोग उनकी जीवनी को पढ़ रहे हैं। कितने वो स्ट्रांग अंदर से रहे होंगे, इनको देखने के बाद अंदर से बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है कि इतना स्ट्रांग आदमी को होना चाहिए, है ना। परिस्थितियां कभी भी कैसे भी आ सकती है, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कृतियां देख लेते हैं बेटा। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि, सफल नाटक, उपन्यासकार, ये सभी थे। नाटक देखिए, इनके इतने नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव शामिनी। आप लोग हर पॉइंट देके दो दो भी लिखोगे, एकदम करेक्ट रहेगा। कहानी संग्रह, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। काव्य, कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि, ठीक है। उपन्यास, कंकाल और तितली। निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध हैं, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं भाषा शैली। भाषा, प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरल साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। काव्य में वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकारित एवं चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। साहित्य में स्थान, बस इतना ही लिख दोगे बहुत है। सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तो मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे, बस बहुत है। बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाना नहीं है बेटा, ठीक है। आप लोग ये सोचो भर भर के बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा दे, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर हिंदी का रहेगा, बहुत चीजें लिखनी रहेगी। तो जो भी लिखो सॉलिड लिखो, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है बच्चा। साहित्य में स्थान ये लिख सकते हो, सदियों तक साहित्य नहीं समझ सकेगा तो मानवता थे या मानवता के महाकाव्य। मतलब इन्होंने इतने कष्टों को सहा, इतने दुखों को सहा, फिर भी हिंदी साहित्य को इतने अमूल्य निधि दिए। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा सूरदास। सूरदास की स्टोरी तो सबको पता होगी कि बहुत लोग, इसमें क्या है कि आपस में मतभेद है। कोई कहते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे, कोई कहते हैं वो अंधे थे ही नहीं, कोई कहते हैं वो जन्म के बाद अंधे हुए हैं, ठीक है। नाम है सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुगकता ग्राम, मृत्यु 1583, मृत्यु का स्थान पारसौली, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण भक्ति, ब्रह्म का रूप सगुण, निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, काव्य कृतियां सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुगकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी लोगों में मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं ये जन्म से ही जन्मांध थे, कुछ लोग बोलते हैं ये बाद में हुए, कुछ लोग बोलते हैं ये अंधे थे ही नहीं। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, इनका हम लोग पढ़े ना सूरदास के जो पद है उसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मार्मिक, इतना अच्छा वर्णन किए हैं कि देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाह, सारी चीजें, सारा दृश्य आंखों के सामने वैसे ही दिखाई लगता है जैसा लगता है कि वो रियल में कोई घटना हुई हो। कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने श्री कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन किया है वो मतलब बिना आंखों से देखे कोई कवि कैसे लिख सकता है। वो जरूर अंधे नहीं रहे होंगे, उन्होंने जरूर कृष्ण की लीलाओं को अपनी आंखों से देखा होगा फिर उसको लिखा होगा। और ये सही भी बात है कि जो दिखेगा नहीं वो लिखेगा क्या, वो किसी के बारे में क्या हिस्ट्री लिखेगा। लेकिन ये अंधे थे और श्री कृष्ण की मतलब उनकी लीलाओं का वर्णन इतना, मतलब छोटी छोटी चीजों का इतना अच्छा वर्णन किए हैं कि लोगों को इस पे शंका होता है।
भगवत भक्ति के गायन थी। इनमें भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना दिया। जब ये अपने पद को गाते थे तो जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने इनके गान से इतने प्रभावित हुए कि इनको अपना शिष्य बना लिया। श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने अष्टछाप मतलब 8 कवियों का जो संग्रह किया, उसमें सूरदास जो थे वो सबसे ऊपर थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते रहे और गायन करते रहते थे। सूरदास जी का गोकुलवास मतलब मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पार सोली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नैन रूप रस माते पद का गायन करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। बच्चा जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय ये यही पद गा रहे थे, खंजन नैन रूप रस गाते माते सॉरी। और एक बात आप लोग को बता दें कि जब भी आप लोग जीवनी लिखना, ठीक है, जब भी आप लोग जैसे ये जीवनी लिख रहे हो ना, तो जिसमें आप लोग को लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट लाइन है या ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट जरूर करना। जैसे यहाँ पे सूरदास जी का जन्म, ये जैसे आपको लग रहा है ना इंपॉर्टेंट है, मतलब सही है, इसको हाईलाइट करना चाहिए, तो आप लोग ब्लैक पेन से यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। रुगनता नामक गांव ये, ठीक है, सीही मतलब आप लोगों को कुछ ऐसा लगे देखने में कि नहीं इसको हाईलाइट करना है बच्चा, तो आप लोग पेन अपने पास में रखे रहिएगा और उसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। अब जैसे हमें यहाँ लग रहा है कि उनकी मृत्यु तो हुई थी, ये बात भी सही है कि उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई बेटा तो वो इस पद का गान कर रहे थे। किस पद का? खंजन नैन रूप रस माते। अब हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। कॉपी सबकी चेक होती है, लिखता सब है, ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में बैठेगा वो लिख के नहीं आएगा, लिखता सब है, पढ़ते भी सब है, लेकिन बेटा हर चीजों को करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम सही तरीकों को अपनाइए ताकि कुछ ऐसा करिए जिससे नंबर आप लोग को कटे नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा नंबर आप लोग को मिल जाए, जो कटना हो वो ना कटे, उसमें ऐड हो जाए, ठीक है बेटा। थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान देंगे, 3.25 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीजें, बस थोड़ी थोड़ी चीजों को याद रखेंगे, नंबर अपने आप स्कोर होता जाएगा। और हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और नंबर गेन करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी कृतियां। सूरसागर, सुरसावली, सूरसागर श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में अब 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। इसमें 1.25 लाख पद थे, सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, लेकिन हमारे सामने कितने हैं? सिर्फ 10,000 पद ही हमारे सामने आते हैं। सूरसावली इसमें 1107 पद हैं, यह सूरसागर का सार भार है, इसी का एक कॉपी है। साहित्य लहरी इसमें 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, जो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। साहित्य में स्थान, भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य अवकाश में सूर्य के समान ही है। मतलब जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही सूरदास भी चमकते हैं, इसलिए कहा गया है। बेटा आप लोग दोहा जरूर लिखा करिए, अगर किसी भी जीवनी में कोई भी दोहा है बच्चा तो आप लोग उसको जरूर लिखा करिए। और इसको किससे लिखेंगे? ब्लू पेन से नहीं, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है बच्चा। सूर सूर तुलसी लसी उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश, ठीक है। इनका ये साहित्य में स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लेते हैं सूरदास।
सॉरी तुलसीदास। अब तुलसीदास के बारे में तो कौन नहीं जानता है। तुलसीदास भी सूरदास की तरह बहुत ही महान कवि थे। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और इन्होंने राम की लीलाओं का वर्णन किया है। नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532, जन्म स्थान राजापुर गांव, मृत्यु 1523, मृत्यु का स्थान काशी, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। शिक्षा संत बाबा नरहरि दास ने भक्ति की शिक्षा, वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण सबकी शिक्षा दी थी। भक्ति ये राम भक्ति के थे। प्रसिद्ध महाकाव्य इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है बच्चा। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में वांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। अब ये देखिए, अब ये है दोहा, आप लोग जरूर लिखिएगा। 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। ठीक है, ये दोहा है, इससे याद रहेगा कि संवत 1554 विसे 1554 विसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। मतलब श्रावण शुक्ल थी और श्रावण की शुक्ल सप्तमी थी उस दिन, और तुलसी ने उस दिन अपने शरीर को धारण किया था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले, अब इसमें देख लेंगे ना बेटा, तो जितने भी लोग हुए जन्म स्थान को लेके, कभी नाम को लेके, कभी अंधे को लेके, कभी कुछ को लेके, हर विद्वानों में मतभेद ही होता आया है। ठीक है, एटा जिले मानते हैं तो कुछ सोरो मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। जब रामचंद्र शुक्ल ने इनका अध्ययन किया तो उसमें यह पता चला कि जो इनका रियल में इनका जन्म स्थान है वो राजापुर ग्राम ही है। तुलसी सरयू पारी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में दो ब्राह्मण होते हैं बेटा, एक कानिकुब जो होता है, एक सरयू पारी, तो ये सरयू पारी थे। ठीक है, इनके पिता आत्माराम दुबे और माता कौन थी? हुलसी थी। इनकी माँ का नाम हुलसी था। पता है जब ये तुलसीदास जब पैदा हुए तो पैदा होते ही ये इनकी साइज जो है वो और बच्चों से थोड़ी बढ़ गई, और ये इनको ये पैदा होते ही तुरंत ये राम राम बोलने लगे। तो इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जब ये पैदा हुए तो राम राम बोलते थे, तो इनका नाम बचपन का नाम निक नेम, ठीक है, निक नेम इनका हो गया राम बोला। लोग इनको राम बोला के नाम से भी जानने लगे। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे। ठीक है, स्वामी जी के साथ ये काशी आए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन सारी चीजों का इनको ज्ञान करवाया था। तुलसी का विवाह दीन बंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से बहुत अत्यधिक क्या था? प्रेम था। एक बार ये जो थे तुलसीदास जी, वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। कहीं से भी आते थे, सिर्फ अपनी पत्नी को ही ढूंढते हुए आते थे। एक बार क्या हुआ बच्चा कि जब ये घर आए तो उस समय क्या हुआ कि इनकी पत्नी जो है वो उनको अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको मायके जाना पड़ा। वो बगल में पड़ोसियों को बताकर अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी गांव से आए, इधर उधर से घूम के आए या पूजा वूजा करके आए होंगे, रत्नावली रत्नावली इधर उधर खूब ढूंढे, लेकिन रत्नावली कहीं नहीं मिली। बगल में इधर उधर जाके घरों में पूछे, रत्नावली कहीं नहीं थी। फिर किसी ने बताया कि जो रत्नावली है वो मायके चली गई है। अब बेचारे ये एकदम बावरे हो गए, एकदम जैसे पागलपन की तरह हो गए। इन्होंने तुरंत अपने ससुराल की तरफ रवाना हो गए, चल दिए। चलते चलते बेटा रास्ते में इतनी आंधी इतनी तूफान, क्योंकि रात हो गई थी और वो रात बड़ी काली थी। काली का मतलब
बहुत मतलब इतनी आंधी इतनी तूफान के इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। आंधी तूफान में इनको सिर्फ और सिर्फ रत्नावली दिख रही थी। सब जगह पानी का ढेर लगा हुआ था, बारिश था। उसमें पता है क्या किए, एक मुर्दा मिल गया। बारिश में ये जा रहे थे अपना, उसमें मुर्दा मिल गया। मुर्दे को ये सोचे नाव है, मुर्दे पे बैठकर सवारी करते हुए पहुंच गए रत्नावली के यहाँ। जब रत्नावली के घर पहुंचे, एक सांप लटका हुआ था। सांप लटका हुआ था, सांप को पकड़ के ये ऊपर चढ़े। इनको लगा कि ये सांप नहीं रस्सी है। सोचिए ये मतलब इतने मतलब पगला गए थे कि ये सीधे उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ इनको हर जगह सिर्फ और सिर्फ रत्नावली दिख रही थी। जब वहां पहुंचे रत्नावली के कमरे में, जब रत्नावली इनको देखी एकदम मतलब भयभीत हो गए, डर गई। कितनी रात को इतनी आंधी तूफान मतलब गरज रहे हैं, बादल चमक रहे हैं, बादल, इतनी बारिश हो रही है, इसके बाद भी ये इतने आंधी तूफानों का सामना करते हुए सिर्फ ये मुझसे मिलने आए हैं। इनकी पत्नी ने वहां इनको बहुत फटकारा, बहुत ही फटकारा। और क्या फटकारा, लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम तांबे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होती न तो भव भीति। मतलब यहाँ पर जो रत्नावली उनको बहुत फटकारती हैं कि आप इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो, आपको बिल्कुल लाज नहीं आती है कि आप दौड़े दौड़े मेरे पास चले आए हो। धिक धिक ऐसे प्रेम को मैं बार बार धिक्कारती हूँ, ऐसे प्रेम को मैं बार बार धिक्कारती हूँ। आप इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो कि आप आंधी तूफान का भी सामना करते हुए यहाँ चले आए। ऐसी भक्ति अगर आप श्री राम से करते तो आपकी नैया पार हो जाती, आपका बेड़ा पार हो जाता, जगत का कल्याण हो जाता। इतने उनको फटकारी बच्चा कि तुलसीदास जी के मन में एकदम मतलब वो वैरागी हो गए और उन्होंने फिर तब से श्री रामचरितमानस की रचना के लिए काशी में आकर अस्सी के किनारे बस वही वो रचना करने लगे। फिर उनका जो है मोह माया बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो जो भी प्रेम था ईश्वर से करने लगे, भगवान से करने लगे। बस उनका जो प्रेम था बस उनके लिए ही हो गया। अपनी पत्नी के फटकार से वही है ना, वैरागी हो गए। और काशी के अस्सी घाट पर 1623 ईस्वी में, ठीक है, 1680 में इनकी पार्थिव लीला का क्या हो गया, अंत हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में भी दोहा है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया बेटा, श्रावण शुक्ला सप्तमी, ठीक है, श्रावण शुक्ला सप्तमी, ठीक है, सन अलग है सिर्फ, है ना। एक कालिंदी के तीर है, एक 80 के तीर है, लेकिन जो वो है श्रावण शुक्ला सप्तमी। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी ने शरीर भी धारण किया था और तुलसी जी ने अपना शरीर भी त्याग किया था। इनकी रचनाएं बेटा देख लेते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वरवै रामायण, रामलला नहछु, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्न। साहित्य में स्थान, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी भी कहा जाता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि और युगों युगों तक हमारे बीच जीवित हैं। अगर कोई भी कवि है, कोई भी लेखक है, उनकी रचनाएं जब हम पढ़ रहे हैं तो हम एक तरीके से उनको याद कर रहे हैं ना बच्चा। वो हमारे बीच में आए, हमारे बीच में वो आ गए, मतलब हमारे बीच में वो है कि हम लोग उनकी, वो मर के भी अमर हैं, वो मर के भी अमर हैं, जो कि सदियों से चला आ रहा है और उनको हम लोग याद कर रहे हैं, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। याद का मतलब लर्न नहीं करना, उनको मतलब मिस कर रहे हैं, ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, इनका जीवन परिचय हम लोगों को पढ़ना है।
ठीक है, ये फ्लो चार्ट है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। इनका जन्म है 27 मई 1894 ईस्वी, स्थान खैरागढ़, पिता पुन्नालाल बख्शी, मृत्यु 27 दिसंबर 1971, भाषा खड़ी बोली और संपादन इन्होंने सरस्वती एवं छाया पत्रिका का संपादन किया था। देखते हैं इनका द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी तथा दादाजी का नाम पुन्नालाल बख्शी था। ये दोनों साहित्य अनुरागी तथा काव्य रचनाकार थे। इनके जो पिताजी थे और दादाजी थे ये लोग साहित्य रचना में बहुत ही रुचि रखते थे, इंटरेस्ट लेते थे। इसी तरह इनकी जो माताजी थी वो भी साहित्य के प्रति उनका भी बहुत प्रेम था। तो इनके घर का जो एनवायरनमेंट था इस पर इनका बहुत प्रभाव, उसका इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। ये भी साहित्य प्रेमी हुए। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही इन्होंने पहले हितकारिणी में और फिर अन्य पत्रिकाओं में भी अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात द्विवेदी जी के संपर्क में आने से इनकी रचनाएं, जब ये द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो इनकी रचनाएं बच्चा सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनके लेखन कौशल से प्रभावित होकर द्विवेदी जी ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार इनको सौंप दें। ठीक है, किसको? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। तो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार इनको सौंप दिया। इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से उसका संपादन कार्य करवाया। बख्शी जी ने कई वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करवाया। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य छोड़ने के बाद ये वापस फिर अपने गांव चले गए, खैरागढ़, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और फिर कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी कुशलता से किया। इसी प्रकार निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए ये महान रचनाकार सन 1971 ईस्वी में इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। तो बच्चा ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। आइए देखते हैं इनकी कृतियां मतलब होता है रचनाएं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है रचनाएं। आप लोग किसी भी लेखक, किसी भी कवि की जीवन परिचय याद कर रहे हो तो उसको पढ़ो, लेकिन रचनाएं बहुत जरूरी है। आप भाषा शैली 1 मिनट स्किप कर सकते हो, साहित्य में योगदान उनका स्किप कर सकते हो, लेकिन कृतियां आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में भी दिया रहता है कि इस कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक है बेटा। तो काव्य है शतदल, अश्रुदल, कहानी संग्रह, झलमला, अंजलि। आलोचना है विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य, विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। निबंध संग्रह, पंचपात्र, प्रबंध, पारिजात, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने, पद्यमत, अनुदित है, प्रायश्चित, उन्मुक्ति का निबंध, तीर्थ स्थल और झलमला। आप लोग इसमें से 2-3 रचनाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है। भाषा शैली, इनकी भाषा, इन्होंने अपनी रचनाओं में किस भाषा शैली का प्रयोग किया। ठीक है, किसी चीज को इजी वे में लेके समझोगे वो तुरंत समझ में आएगा। पहले हमने जीवन परिचय, उनकी पूरी हिस्ट्री, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी एक हिस्ट्री लिख डाले। उसके बाद उनकी रचनाएं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की अपने जीवन काल में। उसके बाद उन्होंने अपनी रचनाओं में किस भाषा शैली का प्रयोग किया। ठीक है। लास्ट हमारा हेडिंग आ जाता है साहित्य में योगदान। साहित्य में उनका क्या योगदान है या साहित्य में उनका स्थान क्या है। रूखापन एवं जटिलता इनकी भाषा में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही सरल है। कहीं इन्होंने व्यंग्यात्मक मतलब रूखापन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। बख्शी जी की भाषा में कहीं कहीं उर्दू के शब्द भी मिलते हैं, जैसे खता, जोर आदि, तथा अंग्रेजी के व्यवहारिक शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं पर मिलता है, जैसे हैट, डॉक्टर, सर्जरी आदि। इन शब्दों को ये इनकी जया पे सरलता एवं अनार मना में वृद्धि हुई।
बख्शी जी की रचनाओं में भावात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली और विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ। इन्होंने जो रचनाएं की हैं उनमें उर्दू और अंग्रेजी के कुछ शब्द मिलते जुलते हैं। साहित्य में योगदान, साहित्य साधना के पथ पर बख्शी जी मौन तपस्वी की तरह निरंतर कार्यरत थे, मतलब हमेशा ये कार्य करते रहे। बख्शी जी एक सफल आलोचक, श्रेष्ठ कहानीकार और विशिष्ट निबंधकार थे। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं भी की। बख्शी जी की गणना एवं शिष्ट हास्य, व्यंग्यात्मक और कुशल आलोचक के रूप में ये हमेशा स्मरणीय रहेंगे, मतलब हमेशा लोग इनको याद करते रहेंगे, जैसे आज आप लोग कर रहे हो, है ना। हम लोगों के बीच में जैसे आज हम लोग बख्शी जी की जीवन परिचय पढ़ रहे हैं तो उनको याद ही कर रहे हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनका जन्म 1910 ईस्वी में, जन्म स्थान उजियारीपुर बलिया में उजियारीपुर है, वहां पर हुआ था। शिक्षा MA। मृत्यु 12 अगस्त 1982 ईस्वी में। भाषा परिष्कृत, खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक, इन शैली का इन्होंने प्रयोग किया था। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 में बलिया जिले के उजियारीपुर नामक गांव में हुआ था। बलिया में कोई प्लेस है उजियारीपुर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में MA किया था। इन्होंने इतिहास से MA किया था, कहां से? वाराणसी के, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के ज्ञानी थे। इन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के गहन अध्ययन के साथ साथ अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन करते हुए हिंदी साहित्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में विशिष्ट योगदान दिया। मतलब इनको जो भाषाएं थी वो आती थी, उसके बाद भी इन्होंने यूरोपीय भाषाओं को भी सीखने की कोशिश की और उसको सीखा। इन्होंने पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी में बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। इन्होंने इस जगह पर कार्य किया। इसके पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर पद ग्रहण किया। मतलब ये बहुत एजुकेटेड थे, इनका काम जो था बहुत तेजी से आगे बढ़ा तथा अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए वहीं से अवकाश ग्रहण कर लिया। कहां से? ये इतिहास विभाग में प्रोफेसर पद पर जब इन्होंने स्थान ग्रहण किया, अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर के पद पर ग्रहण किया और अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए फिर उसी जगह से इन्होंने अवकाश ले लिया। इसी प्रकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए अगस्त 1982 में इनका क्या हो गया? इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है बच्चा। कृतियां, इनकी कृतियां देख लेते हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ, साहित्य और कला, विश्व साहित्य की रूपरेखा, इतिहास के पन्नों पर विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, ये इनकी रचनाएं। यात्रा साहित्य, कलकत्ता से पिकिंग। अन्य ग्रंथ, टूडा आम, सागर की लहरों पर, कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, इंडियन इन कालिदास, ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली, उपाध्याय जी ने अपने साहित्य में शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया। इनकी भाषा में बोधगम्यता के साथ साथ गंभीर चिंतन एवं विस्तार भी विद्यमान है। मतलब ये जो भी रचनाएं करते थे उसको मतलब बहुत ही गहन चिंतन करने के बाद उसकी रचनाएं करते थे। गहन से गहन विषय को भी सरल भाषा में प्रस्तुत करने की क्षमता थी। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि एसएसटी बहुत टफ है, तो उसको टफ नहीं है, उसको जितने भी इजी लैंग्वेज में चाहो उतने इजी लैंग्वेज में अगर वो हो तो अगर आप एक स्टोरी की तरह सीखोगे तो वो फटाफट हो जाएगा। ठीक है। उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक शैलियों का मुख्य रूप से क्या किया है? मुख्य रूप से उसका प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। अब भाषा शैली के बाद क्या आता है कि
साहित्य में उनका क्या स्थान था, हिंदी के साहित्य में उन्होंने कितना योगदान किया। तो संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के अध्ययन में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की विशिष्ट रुचि रही है। इनकी साहित्य की तरफ बहुत प्रेम था, बहुत रुचि रही। इनके द्वारा भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर विदेशों में दी गई व्याख्या हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति इनके द्वारा, मतलब इनके जो लेक्चर होते थे, इनके जो भाषण होते थे, वो विदेशों तक भी जाते थे और उसको सुनने के बाद विदेशी भी बहुत आकर्षित होते थे और एक बार भारत घूमने के लिए जरूर आते थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का नाम आप लोग सुने होंगे और उससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि इन्होंने प्राकृतिक, मतलब इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वो सारी प्रकृति से रिलेटेड की है। जहां भी इन्होंने जिस भी चीजों को देखा, पेड़ों को देखा, पेड़ों के पत्तों को देखा, ठीक है, झरनों को देखा, नदियों को देखा, मतलब कुछ भी, बस उस पे तुरंत उन्होंने रचनाएं करना शुरू कर दिया। और उन्होंने रचनाएं ऐसी की हैं कि उसको पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगता है कि रियल, मतलब उसको आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उसको सुना होगा, तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि क्यों, जैसा लगता है वो ऐसी घटनाएं घटी हैं या तो फिर ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये मतलब इनको प्रकृति से बहुत प्रेम था, सुमित्रा नंदन पंत को। स्टार्ट करते हैं बेटा। जन्म इनका हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को। जन्म स्थान कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में ये जगह पड़ता है। शिक्षा ये सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़े थे। सोच लीजिए इतनी कम क्वालिफिकेशन में भी इन्होंने कितनी रचनाएं की होंगी कि आज हम लोग इनकी जीवनी पढ़ रहे हैं, है ना। पिता पंडित गंगा दत्त पंत और माता सरस्वती देवी। इनका वास्तविक नेम क्या था? गुसाई दत्त। इनका वास्तविक नेम था क्या? गुसाई दत्त। लेखन विधा काव्य और गद्य, इन्होंने काव्य में भी रचनाएं की हैं और गद्य में भी रचनाएं की। इनकी भाषा है सरल, सरस तथा सुकोमल खड़ी बोली। शैली है चित्रमय, संगीतात्मक और मुक्तक। मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। बच्चा ये फ्लो चार्ट है, आप लोग एग्जाम में जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए, सुकुमार भावनाओं की कवि और प्रकृति के चतुर चित्रे श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में या गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे के बाद ही जो इनकी माँ थी उनका देहांत हो गया। अतः इनका लालन पालन पिता और दादी के वात्सल्य मतलब होता उनके प्रेम में, ठीक है, माता और दादी के छत्र छाया में उनका लालन पालन हुआ। पंत जी ने अपनी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अल्मोड़ा में, मतलब जहां पे वो पैदा हुए थे उसी जगह से उन्होंने पूरा किया। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। पहले इनका नाम क्या था? गुसाई दत्त, लेकिन फिर इन्होंने अपना नाम चेंज करके सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। इसके बाद वाराणसी के जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में, मतलब ये एक कवि ही नहीं थे, ये सिर्फ कवि और लेखक ही नहीं थे, ये मतलब देश की स्वतंत्रता में भी जब इनको महात्मा गांधी ने इनको बुलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, तो जब इनको याद किया, इनको बुलाया, तो ये देश की स्वतंत्रता में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको याद कर रहे हैं। आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज त्याग दिया। अब सोचिए, ये इनको देश के प्रति भी इतना प्रेम था कि जब इनको सिर्फ एक बार गांधी जी ने बुलाया कि आ जाइए, हम लोग देश की स्वतंत्रता के बारे में विचार करें या इसको और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए,
इन्होंने, कोई ऐसा नहीं करेगा, बट ये लेखक इतने अच्छे थे सुमित्रा नंदन पंत कि इन्होंने बीए में एडमिशन लिया और उसको छोड़ दिया। एक बार भी ये नहीं सोचे कि मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा, एक बार भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचे और वो देश की स्वतंत्रता में गांधी जी के साथ कूद पड़े। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। पहले जो लेखक हुआ करते थे बेटा, उनको हर लैंग्वेज का ज्ञान होता था, लेकिन अब लोगों को क्या है, ज्यादा हर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता, हर भाषा का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन पहले लेखक हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, बांग्ला, उर्दू, मतलब हर भाषाओं का उनको नॉलेज होता था। प्रकृति की गोद में पलने के कारण इन्होंने अपनी सुकुमार भावना को प्रकृति के चित्रण में व्यक्त किया। बताया ना कि ये प्रकृति प्रेमी थे, इनको मतलब प्रकृति की हर चीजें, नेचुरलिटी जहां मिलती थी उनको बहुत अच्छा लगता था और वो तुरंत उस पर रचनाएं कर देते थे। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा का भी प्रकाशन किया। ठीक है बेटा, सुनने से आप लोगों को बहुत सारी चीजें आ भी गई होंगी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की स्थापना की और भारत भ्रमण हेतु निकल पड़े। जब इन्होंने अपनी पत्रिका नामक संस्कृति की पीठ पर स्थापना की, मतलब एक लोकायन था, उसकी जब इन्होंने स्थापना की तो उसके बाद ये भारत भ्रमण, मतलब भारत में घूमने के लिए निकल पड़े। सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किए गए। क्यों नियुक्त किए गए? जिसका काम अच्छा होता उसको सभी पूछते हैं, तो इनका काम अच्छा था इसलिए ये परामर्शदाता के पद पर भी नियुक्त किए गए। सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवाओं को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। मतलब भारत सरकार ने भी इनको पद्म भूषण की उपाधि से इनको सम्मानित किया। और सोच लीजिए बच्चा, ये कितने पढ़े थे? सिर्फ इंटर तक ही पढ़े हुए थे और इनको इतनी बड़ी बड़ी ख्याति, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। इनकी कृति चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत पुरस्कार पाए। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने इस भौतिक संसार से हमेशा के लिए क्या हो गए? हमेशा के लिए ये विदा हो गए। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ठीक है, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, ये इनकी कृतियां हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान, बेटा जो भी कवि रहेंगे उनकी भाषा शैली लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ जीवन परिचय, उनकी कृतियां जरूर याद करिएगा, जरूर लिखिएगा। उसके बाद इनका साहित्य में स्थान बता दीजिए कि इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना क्या स्थान बनाया और क्या योगदान दिया। सुंदर सुकुमार भावों की चतुर पंत ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी थे। मतलब इनको ज्यादा साहित्य से बहुत प्रेम था। आ जाते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का भी जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा ने भी अपने लाइफ में बहुत से रचनाएं की हैं और हिंदी साहित्य को बहुत सी देन दी हैं, जिसको कि आज भी हम लोग, जितना भी इनका योगदान है वो विस्मरणीय है। इनका भी एक फ्लो चार्ट है। जन्म हुआ था 24 मार्च 1907 में। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद। पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा, माता श्रीमती हेमरानी। शिक्षा इन्होंने एमए तक पढ़ा। इनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है। एमए इन्होंने किससे किया था? संस्कृत से किया था। संपादन चांद, भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली। इन्होंने इस भाषा को अपनाया। किसको? ब्रज भाषा और खड़ी बोली। शैली मुक्तक, चित्र, प्रगीत, संबोधन। प्रमुख रचनाएं हिमालय, मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी
मृत्यु हुई थी। जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे इनके पिता। माता हेमरानी साधारण कवित्री थी। इनकी माँ भी एक कवित्री थी। श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। मतलब इनका जो पूरा परिवार ही था वो ब्रज भाषा में रचनाएं करता था और इनका जो फैमिली था, मतलब ननिहाल से लेकर इनके दादाजी के यहाँ तक सब लोग साहित्य प्रेमी थे। नाना एवं माता के गुणों का महादेवी वर्मा पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। कहते फैमिली में लोग जैसे होते हैं बच्चे वैसे ही होते हैं, क्योंकि फैमिली का एनवायरनमेंट देखते हैं फिर खुद को अपने आप को वो ऐसे ही ढालना शुरू कर देते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। मतलब इन्होंने जो स्कूलिंग लाइफ है वो अपना कहाँ पर किया था? इंदौर में। स्टार्टिंग की जो इन्होंने पढ़ाई किया था इंदौर में किया था और उच्च शिक्षा मतलब ये बड़े क्लास में जब गई तो इनकी शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। सोचिए इतनी छोटी उम्र में ही इनका 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह भी हो गया। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। मतलब 9 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई और कुछ ही दिनों के बाद इनकी जो माँ है उनका देहांत हो गया। उसके बाद भी इनको कोई इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ा। इन्होंने अपना जो एजुकेशन का काम है वो जारी रखा, बीच में उसको रुकने नहीं दिया। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैट्रिक मतलब 10th से लेकर एमए तक की जो परीक्षाएं हैं वो हर क्लास में फर्स्ट आती गई। 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इतनी कठिन परिश्रम के साथ आप लोग देख रहे हो, उनकी जीवनी पढ़ रहे हो तो आप लोगों को लग भी रहा होगा कि इन्होंने अपने लाइफ में कितने कष्टों को सहा, लेकिन उनकी मेहनत क्या है, उनकी मेहनत रंग लाई और 1933 ईस्वी में उनको प्रधानाध्यापक के पद पे नियुक्त किया गया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किए, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए ये सदैव संघर्ष करती रही। इन्होंने कहा कि स्त्रियों को पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ने के साथ साथ उनको स्वतंत्रता देना भी, पूरी फुल फ्रीडम देना भी बहुत जरूरी है। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। 11 सितंबर 1987 को यह महान कवित्री पंचतत्व में हमेशा के लिए विलीन हो गई। तो बच्चा हम लोगों ने देखा कि महादेवी वर्मा अपने लाइफ में इतने कष्टों को सहते हुए भी बहुत आगे बढ़ी। ठीक है, उनकी जीवनी पढ़कर हम लोगों को ये मिलता है कि नहीं, अपने लाइफ में कितने भी कष्ट आए लेकिन जो हमारा एम है उसको कभी भी डगमगाने नहीं देना, हमें अपने एम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, अब रचनाएं देखते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, इसके अतिरिक्त यामा, संधिनी, आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके। प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि इनकी क्या है, प्रसिद्ध गद्य काव्य रचनाएं हैं। मतलब इन्होंने काव्य में भी रचनाएं की हैं और गद्य में भी रचनाएं की हैं। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मतलब दोनों में ही इन्होंने
रचनाएं की हैं मीरा के बाद ये अकेली ऐसी महिला रचनाकार है जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है, जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है, मतलब जो हिंदी साहित्य उसको इन्होंने बहुत ऊंचा उठाया है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट जीवन परिचय है रसखान। ठीक है, इनकी भी जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म देख लेते हैं 1533 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहां पर है? दिल्ली में हुआ था। गुरु इनके गोसाई विट्ठलनाथ। रस इन्होंने भक्ति और श्रृंगार रस में रचनाएं की हैं। वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। इनके नाम से क्या लग रहा है कि ये क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है? इनके नाम से लग रहा है कि ये मुस्लिम है ना। सैयद इब्राहिम नाम से लग रहा है कि ये मुस्लिम है। मृत्यु 1618 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम, और इन्होंने ब्रजभाषा में रचनाएं की हैं। शैली मुक्तक, सरल और परिमार्जित। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में के लगभग दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में पिहाई जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब इनके जन्म के बारे में भी विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। मैंने पहले भी बताया था कि जब जन्म की बात आती है, स्थान की बात आती है, तो जितने भी विद्वान हैं आपस में लड़ झगड़ लेते हैं और उसमें से जिसका मत ज्यादा रहता है बस वही निकल के आगे आ जाता है। ठीक है, हरदोई में सैयदों को बस्ती भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने साहित्य के इतिहास में इनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास ही स्वीकार किया। मतलब लास्ट में जो प्योर आंसर निकल के आया क्या आया है कि 1533 में ही इनका जन्म हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा जिसमें व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत हुए। इनकी रचनाओं में यह प्रमाणित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर उत्कृष्ट हुए और कृष्ण भक्त बन गए। सोचिए ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति में लीन रहे और उन्हीं से कृष्ण भक्ति की ही पूरी रचनाएं लिखे हैं। इन्होंने इनकी रचनाएं देखकर क्या लगता है कि ये श्री कृष्ण की लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है कि उसको पढ़ने और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो श्री कृष्ण की लीलाएं थी वो सिर्फ हमारे आंखों के सामने वैसे ही प्रत्यक्ष हमें दिखाई देती हैं। गोस्वामी विट्ठल दास ने पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की। दीक्षा मतलब दीक्षा दी। इनका अधिकांश जीवन ब्रज भूमि में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के करोल कुंजों पर न्यौछावर करने और अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते थे। आप लोगों ने इनकी वो रचनाएं पढ़ी है ना, मानुष हो तो वही कि मतलब जहां पर अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेऊं तो कहां पर पैदा हूं? गोकुल में। ठीक है, अगर मैं पशु के रूप में हूं तो वही नंद बाबा के गायों के बीच में। अगर मैं पत्थर हूं तो भी वो वही पत्थर जो गोवर्धन पत्थर जिसको श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर उठाया था। अगर मैं पक्षी के रूप में हूं तो वही डाल पर बैठूं जहां पर श्री कृष्ण लीला करते थे, कदम्ब की डाल पर। मतलब इन्होंने इतना मार्मिक उसका वर्णन किया है कि ये मतलब किसी भी रूप में सिर्फ ये कृष्ण मतलब जहां पर श्री कृष्ण पैदा हुए थे, जहां पर उनकी लीलाएं हुई थी, बस उसी जगह यह जन्म लेना चाहते थे। शरीर धारण करने की कामना करते थे, मतलब उनकी इच्छा यही थी पूरी। कृष्ण भक्त कवि रसखान की मृत्यु 1628 ईस्वी में 80 नहीं 1628 ईस्वी के लगभग हुई थी। पता है जहां एग्जैक्ट चीजें नहीं पता रहती ना वहां लगभग लग जाता है।
जहां पर एग्जिट चीजें, देखिए यहाँ पर भी है ना कि सन जो है एकदम एग्जिट नहीं पता है, तो जब हम यहाँ पे लगभग लगा दिए उससे सही हो गया। आइए कृतियां देखते हैं। सुजान रसखान, इनकी रचना कवित्व और समैया छंदों में की गई। यह भक्ति और प्रेम विस्मय मुक्त काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। फिर है दूसरा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के त्याग में और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। ठीक है, अब इनका देखते हैं। साहित्य में स्थान, रसखान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजेंद्र ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। मतलब इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं एकदम मन में उसको फील किया है और उसके बाद उसकी रचनाएं की। जो भी कवि कोई भी रचनाएं करते थे बच्चा, पहले पता है उसको फील करते अंदर से कि मतलब ये कैसा होता है, उसके बाद तुरंत उसकी रचनाएं कर देते हैं। तो ये था बेटा रसखान का जीवन परिचय। आज हम लोगों ने आज की क्लास में 5 जीवन परिचय कंप्लीट किया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।